हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 4 नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, इससे पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बताना है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, भाग 4 के बारे में बात करें तो भाग 4 में आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, से संबंधित है। वहीं बात करें भाग 5 के बारे में तो ये संघ से संबंधित है, संघ के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद जो कि 52 से लेकर के 151 सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है, ये भाग 5। ठीक है, भाग 6 के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप राज्यों से संबंधित इसमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, भाग 6 में। ठीक है, आपका भाग 1 क्या है? भाग 1 है आपका संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 1 के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप से स्वरूप प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सवाल है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता होगा एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान यहाँ पे प्रदान करता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है ये। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। सवाल पूछा जाता है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ये उपबंध कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कि कंपनी, निगम आदि को नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर या फिर इस सभी के आधार पर? तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान इन तीनों के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, चाहे जन्म के आधार पर हो, चाहे निवास के आधार पर हो या फिर देशीयकरण के आधार पर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देशीयकरण क्या है? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि ये मेरा क्षेत्र था पहले। ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, इस तरीके से कुछ क्षेत्र था, भारत का ये क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा देश में नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि इधर कोई देश हो, उसके साथ समझौता हुआ हो और इसका पार्ट, ये पार्ट भारत में अभी हिस्सा आ चुका है, तो ये क्या हो गया, देशीयकरण हो गया। ये हमारे देश में पार्ट आ चुका है, तो ये ऑटोमेटिक स्वतः ही ये भारत के नागरिक कहलाएंगे। बात समझ में आया हमने क्या कहा कि इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिलहाल ये मेरे देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक समझौते के तहत ये भारत के हिस्से में चला आया, तब यहाँ के नागरिक क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे, जिसे कहा जाता है देशीयकरण के आधार पर। ठीक है, जैसे भी देखेंगे हाल फिलहाल में भी बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता हुआ था, कुछ ज़मीन भारत बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश से कुछ जब हिस्सा भारत में आया था। ठीक है, तो जो भारत में जो हिस्सा में आया उस वहाँ पे जो भी लोग रह रहे होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए
देख लीजिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, याद है ना, नागरिकता जो कि भाग 2 में है, भाग 2 में है चीज़ें कही गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 शामिल है, 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक, इसके बीच में उपबंध सारी चीज़ दिए गए हैं नागरिकता से संबंधित। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये 11 जो है अनुच्छेद 11 है, इसमें ये संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और फाइनली 2019 में, जो भी हाल में ही आया था, संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार दिया हुआ है, 2 प्रकार और भी है। ठीक है, एक तो जन्म से है ना, अगर आपका जन्म यहाँ पे होता है, वंशानुगत हो सकता है, पंजीकरण से हो सकता है, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो भारत का नागरिक प्राप्त करने के लिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो पंजीकरण आप करा सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा देश का व्यक्ति यहाँ आकर के रहना चाहता है, तो उसके लिए पहले उसको क्या करना होगा, यहाँ पे पंजीयन कराना होता है। देशीयकरण से हो सकता है, और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। ठीक है, अधिग्रहण कर लिए, खरीद लिए कोई ज़मीन वगैरह, तो उससे आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में तो ऐसा है क्या? नहीं है ना, भारत में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको दोहरी नागरिकता? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना, ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? परित्याग के करने पर, पर्यावसान पर, या फिर वंचित किए जाने पर, या उपर्युक्त में से सभी? तो ध्यान रखना, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। इन तीनों की वजह से किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त की जा सकती है, परित्याग करके, या फिर पर्यावसान पर, ठीक है, या फिर वंचित किए जाने पर। वंचित किए कौन करेगा? वंचित जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा हरकत किया हो, कुछ वैसा कुछ गलत किया हो, जिसमें भारत सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, ठीक है, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करने पर, है ना, ये परित्याग हम कर दिए, छोड़ के चले गए, हमको किसी देश में रहना ही नहीं, किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर ले रहे हैं, और सरकार द्वारा नागरिकता वंचित करने पर, सरकार ही क्या रहा है, उस वंचित कर दे रहा है, तो एक ये हो सकता है। ठीक है, और एक ये आपका है पर्यावसान, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, बट ये 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया था, तो उस समय कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिया गया था? उसी समय 26 नवंबर 1949 को ही। ऐसा नहीं है कि सारे कानून जो थे वो 26 जनवरी को ही लागू हुआ था, कुछ कुछ ऐसे कानून थे जो कि पहले ही लागू कर दिए गए थे, जिस समय अंगीकृत किया गया था उसी समय। तो उसमें से कौन सा यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बतानी है। नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, या फिर उपर्युक्त में से सभी प्रावधान? तो याद रखना है, ये सभी जो प्रावधान थे, ये उसी दिन ये लागू कर दिए गए थे, 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, तो ये था इसमें
इस चैप्टर से मात्र 6 क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत का राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसे हम PDF फाइल में टेलीग्राम पर चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बॉक्स में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जानना चाहिए आप लोग को। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव, जो कि केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया कब? विधेयक 2019 के अंतर्गत के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो ये प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव है और इसकी राजधानी दमन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, दमन वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों को मिलाकर के इसका क्या नाम जाना जाएगा? अब दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। अब एक साथ दोनों बोला जाएगा, कहा जाएगा, और ये दोनों की राजधानी अब जो है वो क्या होगा? दमन होगा। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये दमन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि अब हमारा कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? पहले 9 था, तो अब देखेंगे कि ये दोनों को मिला दिया गया, तब ये हो गया 8। ठीक है, तो करंट में अब देखेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे जो राज्य पुनर्गठन हो रहा था 1 नवंबर के नहीं है ये वाला। ठीक है, वैसे तो ये 1 नवंबर 1956 लक्षद्वीप के बारे में लिखा गया है, ये इस दिन इसको स्थापना किया गया था, बनाया गया था इसे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन करके 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था। याद रखना है कि कौन सा संशोधन? 7वां संविधान संशोधन करके। कब आया था ये बिल या अधिनियम? कब आया था? 1956 में। तो 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत देखेंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो अब देखेंगे 6 राज्य कौन कौन से थे? असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, बिहार, पंजाब, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास और पश्चिम बंगाल। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कि दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग राज्यों का गठन कब किया गया, यहाँ पे लिस्ट इसका दिया हुआ है। ठीक है, ये सब देखेंगे कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का यहाँ पे स्थापना किया गया था। झारखंड को देखेंगे इसी समय किया गया था। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को यहाँ पे झारखंड है। ठीक है, इस बार देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है ये वाला। अब देखेंगे यहाँ से आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। भाषाई आधार पर सबसे पहली जो राज्य था, अलग होने वाला राज्य ही था, भाषाई के आधार पर, भाषा के आधार पर। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि 2 जून 2014 को यहाँ पर देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जरूर याद रखिएगा, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली ये दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखें तो इसके अलावा अपने आप में सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक ये दे सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 का ये जो लद्दाख के स्थापना ये अलग बनाया गया, यूटी बनाया गया था। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, याद रखना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी 1956 में दिल्ली को बनाया यूटी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर देखेंगे इसको 1992 में इसे एनसीटी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर इसको PDF फाइल दे देंगे, इसको देख लीजिएगा, देखना होगा तो। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हम बता दिए यहाँ पे। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।